फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित मार्च महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला टॉपिक है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने एक आउटलाइन तैयार की है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की, जो कि एक अपडेटेड वर्जन होगा आईटी एक्ट 2000 का। आईटी एक्ट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और साइबर क्राइम से डील करता है, ई गवर्नेंस को इंश्योर करता है। इसी के तहत डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया था। इसी में कंप्यूटर और नेटवर्क से संबंधित जो इंडिया में क्राइम हो रहे हैं उसके लिए फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज किया जाता है। इसी ने इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश के तहत बहुत से चाइनीज ऐप को भी बैन किया था। देखिए 2008 में इसमें एक संशोधन किया गया जिसमें सेक्शन 66A के तहत ये एक्ट अथॉरिटीज को पावर देता है कि कोई भी यदि सोशल मीडिया में ऑफेंसिव कंटेंट डालता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, 3 साल की जेल भी हो सकती है ऑफेंसिव कंटेंट के लिए। लेकिन 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में श्रेया सिंघाल और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब यहाँ जो नया डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लाने की बात की जा रही है वो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का नए जनरेशन के साथ कैसे कोलैबोरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग इसे फॉर्म किया जा रहा है। आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। देखिए ओम्बड्समैन क्या होता है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से संबंधित उसके कार्यों से संबंधित कोई कंप्लेंट होती है तो वहाँ पर एक ऑफिशियल होता है जो आपकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है, उसे ही ओम्बड्समैन कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एनबीएफसी से रिलेटेड प्रॉब्लम और डायरेक्ट पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट कर दिया है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक ही ओम्बड्समैन काम करेगा। पहले इन सभी के लिए अलग अलग सिस्टम होता था कंप्लेंट्स के लिए, अब एक ही सिस्टम काम करेगा। आपने सुना भी होगा वन नेशन वन ओम्बड्समैन के बारे में। आगे आते हैं एटीएल सारथी के बारे में। इसे लाया है नीति आयोग ने। ये अडल्ट टिंकरिंग लैब्स के मॉनिटरिंग के लिए, उनके लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए और सेल्फ असेसमेंट के लिए कॉम्प्रहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। अब यहाँ अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने शुरू किया था और नीति आयोग ने ही अटल सारथी को लाया। इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब्स को डेवलप किया जाता है स्कूल्स में और 12 साल की उम्र से ही बच्चों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के प्रति एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो स्टेम के क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स आदि के क्षेत्र में वे कुछ इनोवेटिव कर सकें और उन्हें इस प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें स्कूल्स को 20 लाख की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है जिसमें 10 लाख में लैब स्टैब्लिश होती है और 10 लाख में उसे रन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। आगे आते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंतर्गत आता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मिलाकर NSO बनाया गया है। 23 मई 2019 को इसे मर्ज कर दिया गया। ये एक स्टैटिस्टिकल विंग है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। इसमें ही NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 1950 में स्टैब्लिश किया गया था जो लार्ज स्केल पर सैंपल सर्वे को कंडक्ट कराता है। ये 4 अलग अलग डिवीजन में सर्वे कराता है। पहला है सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन, दूसरा फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, तीसरा डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन और चौथा कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। हाल ही में इसने एक सर्वे कंडक्ट कराया है जिसके तहत साउथ इंडिया में जो इंडियंस रहते हैं वो अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखना जानते हैं, उन्हें समझना जानते हैं, उन्हें अधिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस और कोडिंग आती है नॉर्थ इंडिया के मैन और वुमेन के कंपैरिजन में। इस सर्वे में इंडिया की प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी बताई गई है। अब देखिए 9.8% पीपल ऑफ केरला जो 15 से 29 साल की उम्र के हैं वे प्रोग्रामिंग जानते हैं। इसके बाद सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि स्टेट आते हैं और ऐसे स्टेट इसमें बहुत कम लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं उनमें है बिहार 0.5%, फिर छत्तीसगढ़, असम, मेघालय आदि। अब इनमें भी इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज में है प्रोग्रामर 5.2% और रूरल एरियाज में 1.3% है। इनमें भी 3% मैन की जनसंख्या है और 1.8% वुमेन्स हैं। इनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को 9 लेवल पर एसेस किया गया है। आगे जानते हैं कॉल बिफोर यू डिग ऐप के बारे में। CBUD ऐप इसे हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जिसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। देखिए होता क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को अंडरग्राउंड खोदकर बिछाया गया है, लेकिन कुछ वेरियस प्रोजेक्ट्स के चलते बहुत से क्षेत्रों में खुदाई का काम होता है और इस तरह के डिगिंग और एक्सकेवेशन के काम से हर साल लगभग 3000 करोड़ का लॉस होता है। इसी लॉस को कम करने के लिए जो एक्सकेवेटर है और जो एसेट होल्डर है, मतलब जिसकी केबल है, उनके बीच ये ऐप कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इसमें जानकारी होगी कि किस जमीन के नीचे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछी हुई हैं ताकि वहां सावधानी पूर्वक डिगिंग की जाए या काम किया जाए। याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ऐप है ये।
आगे है लखपति दीदी इनिशिएटिव। देखिए, इस इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों ने MOU को साइन किया है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से रूरल महिलाओं को लखपति बनाया जा सके। मतलब 25 मिलियन रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वुमेन्स को अगले 2 साल तक लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वे अपने प्लेस में माइक्रो एंटरप्राइजेस को डेवलप कर सकें और उन्हें स्किल भी दी जाएगी। इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि एटलीस्ट हर एक महिला 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमा सके। 1 लाख पर एनम की इनकम होनी चाहिए उनकी। आगे जानते हैं युवा उत्सव के बारे में। हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इंडिया युवा उत्सव लॉन्च किया। इंडिया एट 2047 पंजाब के IIT रोपड़ में से लॉन्च किया गया। इसका एम था कि यूथ के अंदर हमारे पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति की स्पिरिट को जगाना है और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की वैल्यूज को भी इनबिल्ड करना है उनमें। इसे नेहरू युवा केंद्र संगठन ने ऑर्गेनाइज कराया था। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे यंग आर्टिस्ट, राइटर, फोटोग्राफर्स तथा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के प्रैक्टिशनर्स लीड करेंगे इस मूवमेंट को। इसमें इंडिया के रिच हेरिटेज, कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ आवर नेशन आदि को नेशनल लेवल पर सेंट्रल स्टेज पर लाया जाएगा। इस युवा उत्सव की थीम है पंच प्राण। पंच प्राण में पहला है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, दूसरा है टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ स्लेवरी एंड कॉलोनियल माइंडसेट, तीसरा है टेक प्राइड इन अवर हेरिटेज एंड लीगेसी, फोर्थ है यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी और फिफ्थ है सेंस ऑफ ड्यूटी अमॉन्ग सिटीजन्स। ये था युवा उत्सव। आगे जानते हैं समर्थ स्कीम के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स के लिए एप्लीकेशन रिलीज़ की हैं। समर्थ स्कीम के तहत स्किल डेवलप करना है टेक्सटाइल सेक्टर के अनस्किल्ड लेबर फोर्स में। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है। इसके तहत स्पिनिंग और वीविंग को नहीं रखा जाता। स्पिनिंग का मतलब है कपास से धागा बनाना या कताई करना और वीविंग का मतलब है बुनाई। इन दोनों चीज़ों को छोड़कर इस सेक्टर में यूथ को गेनफुल और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट देना है और उनमें स्किल बिल्डअप करना है। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्टेट गवर्नमेंट भी भाग लेंगी, NGO, सोसाइटीज, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स आदि भी इसमें भाग लेंगी। आगे बात करते हैं वैभव फेलोशिप स्कीम के बारे में। इसे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। ये नेशनल साइंस डे के दिन लॉन्च किया गया था। इसमें फेलोशिप ऑफर की जाती है NRI रिसर्चर्स को, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, जो बाहर जाकर रिसर्च कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में, फॉरेन में। इन्हें ये फेलोशिप इसलिए ऑफर की जाती है ताकि वे मिनिमम 1 मंथ से मैक्सिमम 2 मंथ के लिए 1 साल में ये रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूशंस या इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में करें। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ाने का काम कर रही है इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जो एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन करते हैं। ये कोलैबोरेशन इंडियन इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के मध्य होगा। वर्ल्ड के ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें आएंगे जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में है। इसमें जो भी एप्लीकेंट होगा वो नॉन रेसिडेंट इंडियन होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो सकता है। उसने PhD, MD, MS आदि जैसी डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन की हो। इसमें बेस्ट डायस्पोरा माइंड हमारे इंडियन डोमेस्टिक माइंड से कोलैबोरेट करेगा और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट डिलीवर करेगा।